हाय गाइस, सो आज हम कवर करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो है फिक्स्ड एसेट अकाउंटिंग का। और उससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो होता है कि फिक्स्ड एसेट लाइफ साइकिल होती क्या है। सो जनरली जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, जैसे आप लोगों से एपी में P2P साइकिल पूछा जाता है, एआर में O2C साइकिल पूछा जाता है, जनरल अकाउंटिंग में R2R साइकिल पूछा जाता है, ऐसे ही एक हमारा नया प्रोफाइल है फिक्स्ड एसेट का, इसमें पूछा जाता है फिक्स्ड एसेट लाइफ साइकिल क्या होती है। सो आगे बढ़ने से पहले मैं हूं संदीप अरोड़ा, आई एम अ सर्टिफाइड एसएपी ट्रेनर और मैं जो है एपी एआर R2R और फिक्स्ड एसेट की एंड टू एंड ट्रेनिंग देता हूं। साथ में एमआईएस रिपोर्टिंग प्लस पावर बीआई भी हम कवर करते हैं। सो अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी इंक्वायरी टीम को भी रीच आउट कर सकते हो। और हमारे प्लेटफॉर्म से जो है वो 5000 प्लस कैंडिडेट्स प्लेस्ड है वेरियस मल्टीनेशनल कंपनीज में, जिसकी आपको इन्फो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का जो टॉपिक है वो हमारा फिक्स्ड एसेट अकाउंटिंग से रिलेटेड है और हम कवर करेंगे फिक्स्ड एसेट लाइफ साइकिल, क्योंकि ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। और लाइफ साइकिल स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये हमारी फिक्स्ड एसेट होती क्या है। इवन इंटरव्यू कई बार पूछ भी लेता है व्हाट इज फिक्स्ड एसेट। सो फिक्स्ड एसेट वो एसेट होते हैं जो जनरली हमारे लंबे टाइम के लिए यूज होती है, 1 साल से ऊपर का टाइम होना चाहिए, और जिसे हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते इजीली और क्विकली। So fixed asset are those assets which is used for a longer period and that cannot be converted into cash easily and quickly. Fixed asset are those objects or things which we use in the business to perform our day to day business operation. लाइक कंपनी में आप काम करते हो, आपको लैपटॉप मिलते हैं, सो ये जो लैपटॉप होती है ये भी कंपनी के लिए एक फिक्स्ड एसेट है जिसपे आप डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के अंदर जो है प्लांट एंड मशीनरीज होती है, ये जो मशीनरी होती है प्रोडक्शन कर रही होती है, यानी कि डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म कर रही होती है। लाइक आपका ऑफिस हो गया, फर्नीचर हो गया, आईटी इक्विपमेंट्स हो गए, प्लांट एंड मशीनरी हो गए, व्हीकल हो गए, ये सारे हमारे एक फिक्स्ड एसेट की कैटेगरी के अंदर आते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ये जो फिक्स्ड एसेट होते हैं ये कंपनी के खुद के होने चाहिए, सेल्फ ओन्ड होने चाहिए, ऐसा नहीं कि वो रेंटेड हो। रेंटेड होगा, जैसे मैंने जीरोक्स मशीन जो है वो मैंने किसी वेंडर से रेंट पे ले ली, सो वो फिक्स्ड एसेट कंसीडर नहीं होगा, वो कंपनी के सेल्फ ओन्ड होने चाहिए, तभी वो फिक्स्ड एसेट की कैटेगरी में आएगा। और फिक्स्ड एसेट को ही मैं अगर मैं एसएपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो फिक्स्ड एसेट को हम एसेट अकाउंटिंग भी कहते हैं। सो ये तो हमने बात कर ली कि फिक्स्ड एसेट होता क्या है। बेसिक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि इसकी लाइफ साइकिल होती किस तरीके से है। ठीक है, सो इसमें अगर आप सबसे फर्स्ट पार्ट देखोगे तो फर्स्ट पार्ट है हमारा परचेज और एक्विजिशन ऑफ एसेट, यानी कि जब हम एसेट को बाय करते हैं। ठीक है, अब कंपनी के पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं कि वो एक P2P साइकिल के थ्रू बाय करवा सकती है। जैसे मैं कहता हूं कि आज मेरी कंपनी में 5 एम्प्लॉयज की हायरिंग हुई है और मुझे इस 5 एम्प्लॉयज के लिए जो है अलग अलग लैपटॉप चाहिए, 5 लैपटॉप की मुझे रिक्वायरमेंट है। अब हो सकता है आईटी टीम जो है उनको पहले एक लैपटॉप उनके पास अवेलेबल नहीं है, तो वो पहले एक रिक्वायरमेंट अपनी रेज करे, ये रिक्वायरमेंट जो है वो परचेज टीम को भेजे, परचेज टीम कोटेशंस मंगवाए, प्राइस कंपेयर करे, वेंडर फाइनलाइज करे, परचेज ऑर्डर करे, उसके बाद आईटी टीम जो है उन इक्विपमेंट्स को रिसीव करे और उसका बिल अकाउंट्स पेबल टीम के पास जाए। सो कंपनी के पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, और हमारा काम नहीं होता एज अ फिक्स्ड एसेट के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट होती है, जिसे हम आगे जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट या एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। फॉर एग्जांपल ये जो लैपटॉप है ये मैंने 1 जून 2025 को जो है बाय करे हैं, परचेज करे हैं, एक्वायर करे हैं, और जब हम एंट्री करते हैं हम एंट्री करते हैं फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और जब पेबल क्रिएट हो गया तो पेमेंट आ जाएगी वेंडर टू बैंक। सो अल्टीमेटली मेरे बैलेंस शीट के अंदर फिक्स्ड एसेट जो है वो क्रिएट हो गया। ऑल्दो आगे हम सीखेंगे इसको, फिक्स्ड एसेट के अंदर भी एक एसेट क्लास होती है। ठीक है, उसमें क्या रेट्स होते हैं, क्या डेप्रिसिएशन के रेट होते हैं, क्या यूजफुल लाइफ होती है, क्या रेसिडुअल वैल्यू होती है, दैट इज अ सेपरेट टॉपिक जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हमने समझने का ये है कि हमने जो है एसेट को परचेज कर लिया है 1 जून 2025। अब यहां से एक और इंटरव्यू को आ जाता है। ये तो मेरी डेट ऑफ परचेज है जिसे मैं एक्विजिशन डेट कहता हूं। अब ये डेट ऑफ कैपिटलाइजेशन क्या होता है, अब पहले ये समझो मैंने एक और एसेट खरीदा, एयर कंडीशन, अपने ऑफिस के लिए, और ये भी मैंने खरीदा 1 जून 2025। ये मेरे ऑफिस में आया, डिलीवरी हो गई है, मेरे ऑफिस में अभी पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि इंजीनियर जो है वो 3 जून को आएगा और उसे इंस्टॉल करके जाएगा। यानी कि जब वो इंस्टॉल करेगा कब? 3 जून 2025 को। ये जो मेरी डेट होगी जिस दिन मैं उस एसेट को यूज करना स्टार्ट कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड डेट ऑफ कैपिटलाइजेशन।
अगेन यहाँ से इंटरव्यू का एक और क्वेश्चन आता है, जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो डेट ऑफ एक्विजिशन से होता है या डेट ऑफ कैपिटलाइजेशन से होता है? सो आंसर इज कैपिटलाइजेशन डेट से हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। ऑल्दो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहां पे आपसे फिक्स एसेट से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिक्स एसेट अपने आप में एक डिफरेंट प्रोफाइल है जिसके लिए कंपनी हायर करते हैं। इसके अंदर भी मल्टीपल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड मल्टीपल एक्टिविटीज आती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं इसकी यूजफुल लाइफ की। सो यूजफुल लाइफ मीन्स और लाइफ साइकिल मीन्स फर्स्ट वी हैव टू प्रोक्योर द और परचेज द एसेट। हमने एसेट को परचेज किया, देन वी हैव टू पुट टू यूज। पुट टू यूज यानी कि जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया एयर कंडीशन का, यानी कि जो डेप्रिसिएशन हमारा चार्ज होगा वो इसी एसेट पे होगा। अगेन आपके माइंड में आ रहा होगा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो किस रेट से होगा। सो क्योंकि फिक्स एसेट एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रोफाइल है, तो इसके अंदर जो है एज पर कंपनीज एक्ट में इंडियन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात करूं तो एज पर अकाउंटिंग जो हमारे एक्ट है 2013 उसके अकॉर्डिंग इसकी यूजफुल लाइफ और डेप्रिसिएशन चार्ज करने का जो रेट है वो अलग होता है, एज पर इनकम टैक्स अलग होता है। सो इसलिए थोड़ा सा इसके लिए आपको ब्रेन का भी यूज करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए किस कंट्री में कौन से रूल्स फॉलो हो रहे हैं। सो हमने कैपिटलाइज कर लिया, हमें इसे अपना यूज करना स्टार्ट कर दिया और इसी डेट से हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। यानी कि अगर मैं मंथ एंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूं 30 जून को, तो वो स्टार्ट कहां से होगा, वो स्टार्ट होगा हमारा 3 जून से इन केस ऑफ एयर कंडीशन। और अगर मैं लैपटॉप की बात करूं तो लैपटॉप के लिए क्योंकि मैंने सेम डे में आके हैंड ओवर कर दिया अपने एम्प्लॉय को, वो 1 जून से ही इसे यूज कर रहा है। सो यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो होगा 30 जून को जो रन करेंगे, जो हम चार्ज करेंगे उसको हम डेट लेंगे 1 जून 2025। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा इन डिटेल और वीडियो इस पे बनाएंगे। अब हमने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर दिया, अलग अलग रूल्स के अकॉर्डिंग किया, एज पर कंपनीज एक्ट उनके अलग रूल्स है, एज पर इनकम टैक्स उनके इंडिया में अलग रूल्स है। और यहाँ पे हमारी एक एंट्री भी आ गई, जो एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जहां पे बच्चा सबसे ज्यादा गलती करता है। वो बताता है एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, जो हमारी एक इनकरेक्ट एंट्री है। करेक्ट एंट्री क्या है, इंटरव्यू का क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये मेरी जो है पार्ट इसके अंदर कवर होता है। सो लाइफ साइकिल में फर्स्ट वी हैव टू एक्वायर द एसेट और परचेज द एसेट, देन वी हैव टू पुट टू यूज द एसेट, एंड थर्ड वन इज वी हैव टू चार्ज द डेप्रिसिएशन ऑन मंथली बेसिस। जनरली ये मंथ एंड की एक्टिविटी होती है। अब इसके अंदर आप देखोगे तो 2 पार्ट और आते हैं, एक होता है इंपेयरमेंट और दूसरा होता है रिवैल्यूएशन। अब थोड़ा सा समझना ये इंपेयरमेंट क्या होता है। इंपेयरमेंट फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ये मेरे पास फोन है, ये मेरे पास जो है फोन है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, मैं कहता हूं एज पर मेरी बैलेंस शीट इस फोन की जो वैल्यू आ रही है एज ऑन डेट डेप्रिसिएशन लगने के बाद, मैं कह रहा हूं इस आईफोन की वैल्यू आ रही है 50,000 रुपीज फॉर एग्जांपल। अब मैं आज इसे लेके जा रहा था, ये नीचे गिरा और ये बिल्कुल डैमेज हो गया। डैमेज का मतलब है अब इसकी वैल्यू अगर मैं मार्केट में इसे बेचने के लिए जाता हूं तो इसकी वैल्यू 10,000 की रह गई है। सो इंपेयरमेंट मींस जब आपकी बुक्स के अंदर जो वैल्यू आ रही है और जो इसकी मार्केट वैल्यू है, अगर उन दोनों में कोई डिफरेंस होता है तो उसे हम इंपेयरमेंट कहते हैं। यानी कि अब हमें जो लॉस हुआ एक तरीके से इंपेयरमेंट लॉस, वो 40,000 का हुआ क्योंकि एसेट की वैल्यू कम हो गई। सो ये क्या होता है, यानी कि हम इंपेयरमेंट जब सडन डैमेज या टेक्नोलॉजी की चेंज की वजह से अगर हमारी एसेट की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है तो उसे हम इंपेयरमेंट के अंदर काउंट करते हैं। सेम यहाँ पे एक और पॉइंट है, तो फिर ये रीवैल्यूएशन क्या होता है। रीवैल्यूएशन जनरली यूज होता है लैंड के लिए। समझो मैंने एक लैंड परचेज करी और उसकी वैल्यू थी 1.5 करोड़। ये लैंड मैंने आज जो है, या मैं कहता हूं 2 साल पहले जो है परचेज करी। मैंने इसे परचेज किया 1 अप्रैल 2023 को। अगर आज के डेट में देखूं, क्योंकि मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ गया है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो गई है, इसकी वैल्यू हो गई है फॉर एग्जांपल 4 करोड़। सो यहाँ पे मुझे एसेट को क्या करना पड़ेगा, रीवैल्यूएट करना पड़ेगा। अगेन इसका प्रोसेस जो है ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है। ऑडिटर्स की टीम आती है, वैल्यू को एक्सेस करती है, मार्केट वैल्यू देखती है, ये सारी चीजें इसके अंदर जो है वो इंक्लूड होती है।
सो हमने एसेट को परचेज किया, उसे यूज में लाए, हमने डेप्रिसिएशन जो है चार्ज किया, और अगर हमने देखा अगर उस एसेट में कोई सडन डैमेज हो गया है या उसकी वैल्यू जो है वो कम हो गई है, उसकी जो बुक्स के अंदर वैल्यू आ रही है, तो उस केस में हम इंपेयरमेंट करते हैं। ऑल्दो इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज भी होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ एसेट। ऐसा भी हो सकता है भाई, मैं कहता हूं मेरी कंपनी में दो जो है ऑफिस है, ठीक है, एक ऑफिस मेरा गुड़गांव में है, दूसरा बैंगलोर में है। अब ये वाले जो एसेट है, ये मेरे जो बेंगलोर वाली लोकेशन पे है, जो गुड़गांव वाली लोकेशन पे, इसको मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ बैंगलोर वाली लोकेशन पे। सो एसेट जो है एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, या मैं कहूँ एक बिजनेस एरिया से दूसरे बिजनेस एरिया ट्रांसफर होता है। सो इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ एसेट। नेक्स्ट है सेल ऑफ एसेट। समझो मैं कहता हूं मैंने आईफोन परचेज किया अपने एम्प्लॉय के लिए, जो मेरे लिए एक एसेट है। मैंने उसे जो है मैं कहता हूं 2 साल पहले 1 अप्रैल 2023 को मैंने परचेज किया, ठीक है। आज उसकी वैल्यू जो मेरी बैलेंस शीट के अंदर आ रही है, वो उसकी बैलेंस शीट में अकॉर्डिंग वैल्यू आ रही है 10,000। अब मैं इसे जो मैंने देख लिया यार ये ज्यादा यूज आगे होने नहीं वाला, मैंने इसे क्या कर दिया, सेल कर दिया। यानी कि सेल ऑफ एसेट मींस कि मैं एसेट को क्या कर रहा हूं, सेल कर रहा हूं, और ये जो सेल कर रहा हूं मैं पैसों में कर रहा हूं, यानी कि कुछ कंसीडरेशन मेरे पास आ रहा है, मॉनेटरी बेनिफिट मुझे उसका मिल रहा है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, सेल ऑफ एसेट। फिर यहां से एक और क्वेश्चन आता है कि ये डिस्पोज ऑफ एसेट, डिस्पोजल ऑफ एसेट या सेल ऑफ एसेट में क्या फर्क होता है। सो डिस्पोजल इज अ वाइडर टर्म, ठीक है। मैं कहता हूं मेरे पास एक एसेट है, आज की डेट में उसकी 3 साल की यूजफुल लाइफ थी, उसकी एसेट की वैल्यू जो है मेरी बुक्स के अकॉर्डिंग वो आज 0 हो गई है, फिर भी मैं एसेट को यूज कर रहा हूं। मैंने कहा यार एक काम करता हूं, मैं इस एसेट को अब मैं यूज कर रहा हूं, वैल्यू कुछ रह नहीं गई खास, कुछ एसेट मेरा यूज नहीं होता, एक काम करता हूं मैं इसे चैरिटी में दे देता हूं। सो एक ऑप्शन है, मैंने इसे अपनी बुक से राइट ऑफ किया। अगेन अगर मैं राइट ऑफ कर रहा हूं तो कोई ना कोई अकाउंटिंग एंट्री होगी, वो अलग सेक्शन में आएगी, ठीक है। मैंने इसे राइट ऑफ किया, यानी कि बुक से अपना रिमूव किया, चैरिटी में उसे दे दिया। या मैंने इसे क्या कर दिया, मैंने इसे स्क्रैप कर दिया, या फिर मैंने इसे क्या कर दिया, या फिर मैंने इसे सेल कर दिया, यानी कि मैंने इसे 5,000 रुपए में इसे सेल कर दिया। सो डिस्पोजल मींस, डिस्पोजल इज अ वाइडर टर्म। हो सकता है आप विद कंसिडरेशन कर रहे हो तो सेलिंग आ गया, विदाउट कंसिडरेशन कर रहे हो तो चैरिटी आ गया। तो यानी कि अल्टीमेटली आपने अपनी बुक्स में से जो है इस वाले एसेट को हटा दिया। आप बेशक सेल कर रहे हो तो भी एसेट आपकी बुक्स में से रिमूव होगा, आप चाहे उसे डिस्पोज ऑफ कर रहे हो विदाउट कंसिडरेशन तो भी आपकी बुक्स में से वो राइट ऑफ होगा। सो ये पूरी एंड टू एंड इसकी जो है वो साइकिल होती है, जो स्टार्ट होती है सबसे पहले पॉइंट कि हमने एसेट को परचेज किया, फिर उसको हम यूज में लेके आए, यूज में लेके आए तो मंथ एंड में उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, हो सकता है उसका इंपेयरमेंट हुआ हो कि जाते हुए टूट जाए, ऑल्दो ये जो होते हैं एक्सेप्शनल होते हैं काफी, लेकिन इंपेयरमेंट से आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। हो सकता है आप उसे ट्रांसफर कर रहे हो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के लिए, जब उसकी जो है जो भी उसकी लाइफ है 3 ईयर्स की, 6 ईयर्स की या 10 ईयर्स की, एज पर कंपनीज एक्ट या एज पर इनकम टैक्स एक्ट, तो आप उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हो या फिर उसे सेल कर रहे हो। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप अपने करियर को फिक्स एसेट में लेके जाना चाहते हो तो। क्योंकि जैसे बच्चे कई बार कहते हैं कि हमें एसएपी कंसल्टेंट के लिए जाना है, तो फिक्स एसेट अकाउंटिंग अपने आप में एक डिफरेंट प्रोफाइल है, और ये 4th पिलर होता है फाइनेंस वाले पार्ट का। जैसे अकाउंट्स पेबल होता है, रिसीवेबल होता है, जनरल अकाउंटिंग होता है, वैसे ही फिक्स एसेट अकाउंटिंग एक डिफरेंट प्रोफाइल है, और इसकी मल्टीपल एक्टिविटीज होती है ऑफिस के अंदर, क्योंकि ये बैलेंस शीट आइटम है, डेप्रिसिएशन यानी कि पीएनएल में भी इंपैक्ट करता है, सो इसकी वैल्यू भी या इसकी इंपॉर्टेंस तभी बढ़ जाती है। ये एक नया टॉपिक था जो मैं आपके लिए लेके आया। अभी बहुत बेसिक वाला पार्ट हमने इसके अंदर कवर किया है। आगे वाले आने वाले सेशंस के अंदर इससे रिलेटेड इंटरव्यू के क्वेश्चंस, कि मंथली कैसे डेप्रिसिएशन रन होता है, क्या एंट्रीज होती है, क्या उसका पीएनएल में इंपैक्ट जाता है, एसेट क्लास क्या होती है, इसकी क्या यूजफुल लाइफ होती है, इसकी सैल्वेज वैल्यू क्या होती है, रेसिडुअल वैल्यू क्या होती है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट सेशंस के अंदर कवर करने वाले। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हमारे बंडल ऑफ कोर्स लेने हैं जिसके अंदर SAP S/4HANA है, एक्सेल है, MIS रिपोर्टिंग है, पावर BI है और ब्लैक लाइन टूल है, आप हमारी इंक्वायरी टीम को रीच आउट कर सकते हैं, वो एक करेक्ट बात आपको बताइए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।